मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं अपनी वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूं, जिसमें पिछली वीडियो सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 होम टैब के कुछ ऑप्शंस को। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके आगे की प्रोसेसेस को। जैसे होम टैब के अंदर अभी हमने कुछ लिमिटेड ऑप्शंस को किया था, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या किया था और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ओपन करना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, जो कि यहाँ से हम सर्च करके लाएंगे। हमने लिखा है यहाँ पे WORD वर्ड, और यहाँ पे मेरा वर्ड आ चुका है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये ओपन हो गया। तो मेरे पास, जैसे कि अब सबको पता है, मेरे पास 2019 है। और अगर आप 2010 में काम करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 19 पे काम करना जानते हैं तो 2010 में इजीली आप काम कर सकते हैं। ऑप्शन लगभग सारे सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा लुक चेंज है और कुछ एडवांस फीचर्स जो है वो 19 में ऐड हैं। इसके बाद हम लोग एक्सेल पे बात करेंगे। फिलहाल पहले ये जो सीरीज है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो जैसे मैंने पिछली क्लास में कुछ बनाया था ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके, आज भी मुझे वही करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। और बाकी के जो ऑप्शंस हैं होम टैब में बचे हुए, उसको मुझे यहाँ पर कर लेना है। ओके, तो ये हो गया मेरा होम टैब का, यहाँ तक मैंने कर लिया था। फॉन्ट ग्रुप, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप हो चुका था होम टैब के अंदर। आज हमें पढ़ना है पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। तीनों को आज मुझे यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या किया था। जैसे मैंने यहाँ लिखा है =RAND और इसके अंदर 3 लिखकर और एंटर किया, तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ आ चुके थे। अब इसके बाद में हमने इस पे कुछ यहाँ से अप्लाई किया था स्टाइल वगैरह, और उसे फॉर्मेट पेंटर की सहायता से अलग अलग जगहों पर भी पेस्ट किया था। ओके, तो जैसे ये हो गया, यहाँ पे मैंने साइज को इंक्रीज कर लिया। तो यहाँ पे मैंने 2 तरह के चेंजेस कर रखे हैं। अगर मुझे सेम यही चेंजेस किसी और जगह भी करना है तो मुझे इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हुए उसे दूसरी जगह यूज करना था। तो ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब इसको फिर से नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए जैसे मैंने क्या यूज किया था, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन, ओके, या फिर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग्स। तो यहाँ पे मेरा पहले जैसा नॉर्मल हो गया। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा पैराग्राफ ग्रुप, और इसके अंतर्गत जो भी हमें ऑप्शंस होंगे उन्हें एक एक करके देख लेना है। तो फिलहाल सबसे पहले मुझे यहाँ से मिल रहा है बुलेट्स, यहाँ पे नंबरिंग, और ये है मल्टी लेवल लिस्ट, और यहाँ पर इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए है, ये पैराग्राफ शो करने के लिए है। साथ ही यहाँ पे अलाइनमेंट हमको देखने को मिलता है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। इसके साथ साथ यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है, शेडिंग है और बॉर्डर है। तो यहाँ तक फिलहाल हमें पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जानना है कि किसका क्या काम होता है। फिलहाल अभी मैं ये जो लिस्ट है उसको छोड़ रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट पे काम किया। जैसे मेरा पहला पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड में तो देख रहे हैं कि इक्वल है, बट राइट साइड में ये अनइक्वल है, दोनों साइड इक्वल नहीं है। दैट मीन्स क्या कि ये किस अलाइनमेंट में भी लिखा हुआ है, लेफ्ट अलाइनमेंट में। अगर हम कोई पैराग्राफ लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखते हैं तो वो जो है लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखा जाता है, और उसके बाद जो लेफ्ट साइड होता है वो इक्वल होता है, बट राइट साइड जो है वो इक्वल नहीं होता है। तो अगर चलिए ये तो लेफ्ट हो गया, ये बीच वाले को हम सेंटर करके देखते हैं। तो सेंटर अलाइनमेंट अगर हम इसको करते हैं तो ये क्या करेगा कि बीच में लिखना चालू करेगा। इसको एक तरह से और देख सकते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे कुछ लिखना है और हमें बीच में लिखना है, तो हम यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ई होता है, इस पर क्लिक करके हम कोई भी चीज बीच में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा होम टैब, ओके, तो ये मेरा मेन हेडिंग हो गया। अगली बार जब आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ से एंटर नीचे करेंगे तो ये बीच में ही आ रहा है, बट हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड से लिखना है। तो हमने लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करके लिखना स्टार्ट कर दिया है, ओके। उसी तरह से राइट साइड में अगर कर्सर को ले जाना होगा तो राइट अलाइनमेंट पे यूज करेंगे, ओके। तो अगर किसी को
किसी पैराग्राफ को हमें राइट अलाइनमेंट करना है तो क्या करना है, उस पैराग्राफ में कर्सर रख देना है और राइट पे क्लिक करना है। तो देखिएगा कि राइट साइड एकदम इक्वल हो गया बट लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है। और सेम एज अगर हम जस्टिफाई का यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये थर्ड वाले पैराग्राफ या सेकंड वाले पैराग्राफ को ही करके देखते हैं हम जस्टिफाई। तो इसमें क्या होगा कि जो दोनों साइड है वो एकदम इक्वल है, ये भी इक्वल है और इधर ये साइड भी एकदम इक्वल है। ओके, तो हमारे जो बुक्स होते हैं या फिर हम लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके जो अलाइनमेंट होती है वो क्या होती है, जस्टिफाई ही होती है, बिकॉज दोनों साइड एकदम इक्वल होता है जो देखने में अच्छा लगता है। और जस्टिफाई अलाइनमेंट लेफ्ट टू राइट ही लिखती है, यानी सेम एज लेफ्ट अलाइनमेंट, बट अंतर सिर्फ इतना है कि जो दोनों साइड होती हैं वो एकदम बराबर होती हैं। ये थर्ड को भी हम जस्टिफाई कर लेते हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे दोनों साइड एकदम इक्वल हो चुके हैं। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं ये लाइन स्पेसिंग की। तो लाइन स्पेसिंग क्या है, लाइन स्पेसिंग जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया पूरे को और अभी देख रहे हैं कि दो पैराग्राफ्स के बीच में, जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ और ये सेकंड पैराग्राफ, इसके बीच में एक जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है या जो भी है थोड़ा सा स्पेस है। तो अगर हम इसमें से जाएंगे तो पहले ये लाइन स्पेसिंग है, तो ये दो लाइंस के बीच की, दो जो परस्पर लाइंस हैं उनके बीच की दूरी को ये दर्शा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइन के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो लाइन के बीच की दूरी बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है, तो इसको हमने 1.15 कर दिया। और साथ में अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि दो पैराग्राफ्स के जो बीच की दूरी है, ये जो दो पैराग्राफ्स के बीच में यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है वो ना रहे, तो यहाँ से कर देंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है वो यहाँ से हट जाएगा। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पैराग्राफ एकदम हट गया है, उसके बीच का जो स्पेस था। तो यहाँ से आप स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम लगा लेते हैं, बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने लगा लिया। ओके, अब बात करते हैं हम इंडेंट की। व्हाट इज इंडेंट? इंडेंट जैसे कि हमारा जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है वो आप यहाँ पे रूलर पे देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट इंडेंट, और ये जहाँ पे खत्म हो रहा है वो है राइट इंडेंट। ओके, तो इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट, यानी अभी जो आपका इंडेंट शुरू हुआ है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3। ओके, अगर हम इंक्रीज इंडेंट करेंगे ये फर्स्ट पैराग्राफ को कर्सर रखकर तो ये 0.5 इंडेंट ये खसकेगा। सॉरी, इसमें थोड़ा ज़्यादा खसक रहा है। 1 एक इंडेंट यहाँ पर ये मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये मूव कर रहा है आगे की तरफ। दैट मीन्स क्या कि अब आप कुछ भी अगर लिखिएगा तो ये इसके लिए बन गया 0 इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट यहाँ पर है और राइट इंडेंट यहाँ, तो लेफ्ट और राइट के बीच में ही लिखेगा, बाकी के स्पेस को ये इग्नोर करेगा। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ मेरा इधर हो गया, या फिर मुझे इसको डिक्रीज कर लेना चाहिए था, ये डिक्रीज हो गया। ओके, इसको मुझे राइट साइड से करना है, तो इसके लिए एक उपाय है कि हम लोग लेआउट से कर सकते हैं इस काम को, बट लेआउट से हम लोग यहाँ से राइट इंडेंट सेट कर सकते हैं। जैसे राइट इंडेंट मान लीजिए कि मुझे कहाँ चाहिए, 8 पे चाहिए। ओके, तो मैंने राइट इंडेंट में यहाँ पर 8 लिख दिया, तो ये राइट इंडेंट 8 पे आ गया। इसी तरह से अगर मैंने ये दूसरे पैराग्राफ में कर्सर रख दिया और इसका लेफ्ट इंडेंट, बिकॉज मुझे लेफ्ट साइड से इसको घटाना है, 8 कर देंगे, तो ये लेफ्ट साइड से 8 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और चाहे तो होम टैब से भी हम कर सकते हैं। ओके, इसको हम यहाँ से राइट इंडेंट को बढ़ाकर या ऐसे मिटाकर लिखकर 8 कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका जो पैराग्राफ था वो इस तरीके से अरेंज हो चुका है। ये कैसे हमने किया, होम टैब में जो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट का बटन है वहां से। अब जैसे मान लीजिए कि ये कुछ ज़्यादा ही लेफ्ट साइड में चला गया है, इसको पीछे करना है तो हम डिक्रीज कर देंगे इसके इंडेंट को। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा डिक्रीज किया, तो देखिए ये पीछे की तरफ घसक रहा है। और इसको मान लीजिए कि हमें और आगे की तरफ करना है तो हम इंक्रीज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो है हम काम कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ये शेडिंग की। शेडिंग क्या होता है? एक्चुअली शेडिंग का काम होता है पैराग्राफ के अंदर कलर करना है। जैसे ये एक पैराग्राफ है, इसके अंदर मुझे कलर डालना है, तो मैंने यहाँ से शेडिंग
पे क्लिक किया और इसमें से कोई एक कलर लेकर इसमें सेट कर दिया। सेम एज दूसरे वाले पैराग्राफ में कर्सर रख देंगे और यहाँ से क्लिक करके हम इसको कलर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, इसको भी पहले कर ही लेते हैं। अगला है इसमें बॉर्डर। तो बॉर्डर दरअसल ये पेज का नहीं है, ये पैराग्राफ का बॉर्डर है। अगर मान लीजिए कि मुझे ये पहले वाले पैराग्राफ को चारों तरफ से बॉर्डर में घेर देना है, तो यहाँ पे कई तरीके के बॉर्डर हैं। जैसे यहाँ पे बॉटम बॉर्डर, तो देखिए यहाँ पे इफेक्ट आपको दिख रहा होगा कि मैंने अभी क्लिक नहीं किया है कि पैराग्राफ के नीचे एक बॉर्डर आ गया। अगर टॉप बॉर्डर करेंगे तो पैराग्राफ के ऊपर में बॉर्डर आ रहा है, अगर लेफ्ट बॉर्डर करेंगे तो पैराग्राफ के लेफ्ट में बॉर्डर आ रहा है, उसी तरह से राइट में आएगा। ओके, नो करेंगे तो नहीं रहेगा, ऑल करेंगे तो चारों तरफ बॉर्डर आएगा, एंड आउटसाइड करेंगे तो भी वही चीज आएगा। ठीक है, इनसाइड करेंगे तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इसे बॉटम बॉर्डर इसको दे देता हूँ, और मैंने इसको भी बॉटम बॉर्डर ही दिया और इसको भी बॉटम बॉर्डर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब जैसे अगर मान लीजिए मुझे इस पेज पे पूरे के पूरे पेज पे बॉर्डर लगाना है, तब क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में हमें जाना होगा बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में। ओके, और बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में जाने के बाद अभी ये बॉर्डर है और ये सेकंड इज पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर पर जाकर और हम इसमें से कोई एक बॉर्डर ले सकते हैं। तो ऐसा बॉर्डर आ जाएगा पेज पे, बिकॉज मैंने यहाँ से पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर रखा है। मोटाई आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, और यहाँ से हम कलर चूज कर सकते हैं कि कौन से कलर का बॉर्डर होगा। जैसे मैंने रेड चुना तो रेड कलर का बॉर्डर चारों तरफ हो जाएगा। और अगर आर्टिस्टिक बॉर्डर चाहिए तो आप आर्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ से कोई एक आर्टिस्टिक बॉर्डर ले सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के आर्ट्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने ये खजूर का पेड़ ले लिया और ओके कर दिया, तो ये चारों तरफ पेड़ का बॉर्डर आ गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं बुलेट्स की। तो बुलेट्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि कभी हमको लिस्ट बनाने की जरूरत है, तो हम उस सिचुएशन में बुलेट का यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ बुलेट पे चलते हैं। बुलेट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई एक बुलेट ले सकते हैं जो पहले से यहाँ पे डिफाइन है। ओके, और अगर आपको इसमें से कोई बुलेट नहीं चाहिए, खुद से मन कर रहा है कि अपनी मर्जी से कोई दूसरा बुलेट लें, फिलहाल मैं इसमें से एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये वाला बुलेट ले लिया, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि लिखा कीबोर्ड, एंटर किया, तो यहाँ पे अपने आप दूसरा बुलेट आ गया। उसके बाद मैंने लिखा माउस, फिर एंटर किया, फिर यहाँ पे एक अगला बुलेट आ गया। फिर कीबोर्ड माउस हो गया, स्कैनर कर देते हैं। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड माउस स्कैनर, माइक्रोफोन, जैसे अब अगर ये बॉर्डर खत्म, बुलेट हमें खत्म करना है, तो अगेन इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये बुलेट खत्म हो जाएगा। ओके, सेम एज अगर हमें नंबर वाला करना है तो हम नंबर वाला कर सकते हैं इसमें से। अब बात करते हैं डिफाइनिंग की। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे बुलेट, जैसे ये रेड कलर का आपको हैंड दिख रहा है, तो ये जनरली नहीं होता है, इसको अलग से डिफाइन करना होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ नीचे लिख रहा है डिफाइन न्यू बुलेट्स। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कह रहा है कि सिंबल चुन लीजिए। ओके, तो सिंबल पे गए, मान लीजिए मुझे ये वाला बुलेट चाहिए, तो मैंने ये ओके कर दिया। अभी यहाँ पे फॉन्ट में जाकर हम इसका साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने साइज कहा कि नहीं, इसका साइज जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, 14 रख देते हैं। कलर में मैंने कहा कि इसका कलर येलो होना चाहिए, इमोजी की तरह, जस्ट लाइक। और बाकी कुछ तो करना नहीं है, ओके कर देते हैं और फिर से ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक येलो कलर का जो है आ गया है। हम कुछ भी यहाँ पे लिख के जब जब एंटर करेंगे, ये हमारा बुलेट मार्किंग आते जाएगा। आप चाहें तो इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है ये कलर, तो आप उस कलर को बदल दीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ख़त्म करना है तो फिर से ये बुलेट पे क्लिक कर दीजिएगा, जो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, इन सब की। तो इसको कैसे हम यूज करेंगे? इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए कि इस चीज को, ओके, यहाँ पर मान लीजिए
इसको मुझे पहले सेट हटाना पड़ेगा, इसका नन करना पड़ेगा। इस वाले का जो सेट है वो मुझे करना होगा नो। और अब यहाँ पे मुझे लिखना होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने होम टैब के बारे में लिखा, होम टैब, तो ये जो मैं है मेरा मेन हेडिंग है, तो इसको मुझे क्या बनाना होगा कि हेडिंग 1। ओके, अब होम टैब के अंतर्गत अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं दूसरा, जैसे कि सपोज दैट आपने होम टैब के अंदर में अभी क्या पढ़ा, क्लिपबोर्ड पढ़ा, क्लिप BOARD, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड क्या है, एक तरह का होम टैब के अंतर्गत आता है, इसलिए हमें हेडिंग 1 नहीं हेडिंग 2 बनाना होगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं इसमें से टेक्स्ट के स्टाइल में। ओके, इसका आप आगे यूज बताएंगे कि क्या होता है। और नेक्स्ट इसमें है फाइंड। तो फाइंड का यूज दोस्तों आपको पता होगा कि फाइंड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इसमें से क्लिक को फाइंड करना है, CLIC, क्लिक, तो यहाँ पे रिजल्ट बता देगा कि क्लिक कहाँ कहाँ पर है। 3 जगह पर है आपके पास, एक पहले पैराग्राफ में, एक दूसरे पैराग्राफ में और एक तीसरे पैराग्राफ में। ओके, तो इस तरीके से यहाँ मुझे तीनों का रिजल्ट मिल जा रहा है। पेज अगर जानेंगे तो कहाँ है पेज पर वो दिखा रहा है। अगर हेडिंग्स में जानेंगे तो सॉरी, हेडिंग तो है क्लिपबोर्ड और सॉरी होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड के अंतर्गत, तो ये चीज हमारा सर्च करके बता देगा। सेम एज रिप्लेस, अगर क्लिक को हमें क्लिक की जगह हमें ऑन क्लिक लिखना है और पहले फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल गया है ये वाला। अगर इसको बदलना है तो रिप्लेस, और अगर हम सबको बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल एक ही बार में कर देंगे, तो देखेंगे कि सब जगह जो है वो बदल चुका है। क्लिक की जगह क्या आ गया है, ऑन क्लिक। अब इसको सेम एज पहले की तरह हम कर देते हैं। ऑन क्लिक की जगह क्लिक, ओके, रिप्लेस ऑल। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए